बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है न्यूटन एंड आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखते हैं कि न्यूटन ने और आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशन के बारे में क्या व्यूज़ दिए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन की। न्यूटन ने कहा था कि दो मैसेज हैं, ठीक है। हमारे पास मैस m है और मैस m2 है। अब ये दो मैसेज के दरमियान आपस में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब ये जो अट्रैक्शन होती है ना, ये किस वजह से होती है। उसने कहा था कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब लगती है ना, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब ये कि मैसेज के आप अंदर ही ये एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की एग्जैक्ट वजह नहीं बता पाया था कि ये अट्रैक्शन क्यों होती है। तो उसने यही बोला था कि ये इन दोनों में अट्रैक्शन होती है और ये जो अट्रैक्शन है ना, ये उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा उसने बात की थी कि हमारे पास इसके जो फोर्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, ठीक है। मतलब ये है कि जो फोर्स हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो तीसरी बात उसने की थी वो ये की थी, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब ये कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि उसने जब बात की थी कि मैस m1 और m2 में अट्रैक्शन होती है, लेकिन वो उसकी वजह नहीं बता पाया था। दूसरी बात उसने बोला था कि ये जो फोर्स है इन्वर्सली रिलेट कर रही है डिस्टेंस से। मतलब जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगी, अगर तो डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगी। बात तो उसने ठीक की थी, लेकिन वो इसकी चीज़ की वजह नहीं बता पाया था कि जब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम क्यों हो जाती है। तो बेसिकली वो इस चीज़ की रीज़न नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन ने इनकी रीज़न्स दी जो कि बाद में अप्रूव भी हुई थी। इनकी रीज़न देने के लिए जो आइंस्टाइन का व्यू था, आइंस्टाइन ने कहा था कि द स्पेस टाइम इज़ कर्व्ड, ठीक है। पहली बात यह है कि स्पेस टाइम जो है ना कर्व है। अब न्यूटन के मुताबिक तो जो स्पेस टाइम था ना वो हमारे पास था फ्लैट, ठीक है। मतलब स्पेस टाइम यहाँ फ्लैट हम कह सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं यहाँ से हमने कोई चीज़ फेंकी तो वो यहाँ जाएगी, यहाँ से फेंकी तो यहाँ जाएगी, यहाँ से फेंकी तो यहाँ से फेंकी तो यहाँ, ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे, ऐसे 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 ऐसे। तो ये बात थी न्यूटन के मुताबिक कि ये जो हमारे पास स्पेस टाइम है ना, ये हमारे पास एक फ्लैट चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो आइंस्टाइन ने क्या कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था जो हमारे पास स्पेस टाइम है ना, मतलब एक स्पेस क्या कहते हैं, स्पेस जगह को कहते हैं और टाइम जो होते हैं वक्त को कहते हैं। मतलब एक वक्त में जो स्पेस का जो एरिया है ना उसकी बात हो रही है। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि जो स्पेस टाइम है वो कर्व है, ठीक है, कर्व है, लेकिन फॉर नियर द मैसिव बॉडी। मतलब कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी हैवी चीज़ है, ठीक है। अब ये हमारे पास स्पेस है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास हैवी चीज़ है, इसकी वजह से मैसिव चीज़ है। अब इसकी वजह से जो स्पेस टाइम है ना वो कर्व हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। मतलब हर जो मैसिव ऑब्जेक्ट है ना वो स्पेस टाइम को कर्व कर देता है, ठीक है, एक बेंड क्रिएट कर देता है। तो ये व्यू था आइंस्टाइन का। इस स्पेस टाइम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो स्पेस टाइम है ना, हमारे पास एक रबड़ शीट है, ठीक है। रबड़ शीट है, इसके ऊपर कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट, जब हम रबड़ शीट के ऊपर कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, हैंग करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो जो रबड़ शीट होती है वो कर्व हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही कर्व वो कहता है स्पेस टाइम का भी होता है। अब वो कहता है हमारे पास, न्यूटन ने कहा था कि ये एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, आपस में मैसेज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये अंदर उनके मौजूद होती है। लेकिन जो आइंस्टाइन था ना उसने बोला था कि ये जो अट्रैक्शन होती है, ठीक है, हमारे पास किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं बल्कि इस कर्व की वजह से होती है, ठीक है। अब कर्व की वजह से कैसे होती है, वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सूरज है, ठीक है। अभी सूरज बहुत मैसिव होता है, अब इसका जो कर्व क्रिएट होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। अब ऐसे कुछ इस किस्म का कर्व होता है। अब कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारी ज़मीन है, वो यहाँ पे मौजूद है। अब वो यहाँ से यहाँ तक आएगी तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आएगी ना तो इस कर्व में मूव करेगी, ठीक है, इस कर्व में मूव करेगी। अब इस कर्व की वजह से ना वो क्या होगा, वो एक ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर देगी। मतलब ये कि उनकी जो अट्रैक्शन है वो इस कर्व की वजह से हुई है। तो हमारे पास ये कर्व, ये जो एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अर्थ है, ये कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसको हम जियोडेसिक पाथ भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो अट्रैक्शन की जो मेन वजह आइंस्टाइन ने बताई थी वो ये थी कि ये स्पेस टाइम जो कर्व होता है ना उसकी वजह से हमारे पास जो चीज़ें हैं वो रोटेट करती हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे को। अब ये जो रोटेट कर रही हैं चीज़ें, फॉर एग्जांपल ज़मीन जो सूरज के गिर्द रोटेट कर रही है या फिर चाँद जो है ज़मीन के गिर्द रोटेट कर रहा है, वो इसी स्पेस टाइम कर्व की वजह से मूव कर रहा है। क्योंकि जब इस कर्व में मूव करती है
ना, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, उस अट्रैक्शन की वजह से वो क्या करे, उसके इर्द गिर्द मूव करने लग जाती है। तो ये उसने आइंस्टाइन ने अट्रैक्शन की वजह बताई थी बेसिकली। अब दूसरी बात यह है कि जो न्यूटन ने क्या कहा था, इन्वर्स जो स्क्वायर लॉ था ना, वो बेसिकली डिस्कवर किया था न्यूटन ने, ठीक है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ हमारे पास क्या होता है, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ इसको बोलते हैं। ये डिस्कवर किया था न्यूटन ने, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं। तो वो इसकी रीज़न नहीं दे पाया था, और इसकी रीज़न दी थी आइंस्टाइन ने इसकी रीज़न भी दी और इसको एक्सप्लेन भी किया कि वो क्यों जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों कम हो जाती है। और इसके अलावा उसने इसको मतलब फर्दर इलाबोरेट किया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी है ना, वो बेटर है न्यूटन की थ्योरी से। अब आइंस्टाइन ने इसको कैसे प्रूव किया था ये देखते हैं। अब जैसे हमने पहले देखा है कि आइंस्टाइन ने बताया था ये स्पेस टाइम कर्व के बारे में, ठीक है। हमारे पास एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, वो अपने इर्द गिर्द एक स्पेस टाइम कर्व क्रिएट कर लेते हैं। अब कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कह रहे थे अर्थ है, ठीक है। अब वो यहाँ तक आएगी तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो यहाँ तक मूव करती हुई आ रही है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसका डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस सूरज से, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं, जो हमारे पास अट्रैक्शन है वो कम होगी। लेकिन जैसे ही वो इस कर्व के पास आएगी ना, यहाँ पे इस पोजीशन पे इस कर्व के पास आएगी, तो क्या होगा, वो इस पाथ को फॉलो करेगी जिसको हमने कहा था ये जियोडेसिक पाथ है, ठीक है। इस पाथ में फ्लो करेगी और अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी इस पाथ की वजह से। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी थी आइंस्टाइन ने कि कैसे हमारे पास जो एफ है वो इन्वर्सली रिलेट करता है डिस्टेंस से। पहले हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी, तो जैसे ही हमारे पास डिस्टेंस कम हुआ तो अट्रैक्शन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ये स्पेस टाइम कर्व मेन रीज़न उसने बताई थी। और दूसरा उसने बोला था कि ये जो हमारे पास ये जो ग्रेविटेशन एक्सेप्ट इन स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब ये है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसमें ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो ही नहीं होता। अब कैसे, फॉर एग्जांपल एक स्टार है, उसकी जो हमारे पास एक स्टार है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो जो स्पेस टाइम कर्व बनाएगा ना, वो बहुत ही कोई डेंस किस्म की होगी, गहरी होगी। तो अब इस केस में हमारे पास जो जो भी ऑब्जेक्ट इधर आएगा, इधर होगा, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली इसमें फ्लो करेगा, रोटेट करने लग जाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ये बात भी हमें आइंस्टाइन ने बताई थी। अब तीसरी बात ये था कि न्यूटन ने कहा था, न्यूटन का जो आइडिया था ना लाइट का, वो था इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ द टिनी पार्टिकल, ठीक है। अब उसने सजेस्ट किया था कि ये जो लाइट की बीम है वो ग्रेविटी से डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। मतलब ग्रेविटी है, लाइट आ रही है ग्रेविटी में, ठीक है। जैसे ही वो ग्रेविटी में आएगी तो वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आइंस्टाइन ने बोला था कि लाइट बेंड तो होती है, लेकिन उस तरह नहीं होती जैसे न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने अगर 2 टाइम बताया था ना, 2 टाइम जो लाइट है वो बेंड हो जाती है, तो आइंस्टाइन ने कहा था वो 2 टाइम नहीं होती बल्कि 4 टाइम होती है। तो बेसिकली ये उन दोनों का कंसेप्ट था। इसके बारे में न्यूटन, जो आइंस्टाइन कहता था ये ट्वाइस बेंड होती है, और जो न्यूटन ने कहा था वो कहता था ट्वाइस नहीं होती है। और आइंस्टाइन की इस ट्वाइस वाली बात को फिर ये बात प्रूव भी हुई थी। और वो कैसे प्रूव हुई थी कि हमारे पास 1919 में, ठीक है, एक सोलर इक्लिप्स हुआ था। अब सोलर इक्लिप्स हुआ था तो उसमें लाइट बेंड हुई थी, ठीक है। अब लाइट बेंडिंग कैसे हुई थी कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सूरज है और ये हमारे पास ज़मीन है, ठीक है। ये हमारे पास सन और ये हो गया अर्थ हो गया। अब यहाँ पे एक स्टार था मौजूद था, ए पोजीशन है, ठीक है। अब कैसे, जब जब सोलर इक्लिप्स हुआ, अब यहाँ से ये जो स्टार है इसकी लाइट आई, अब यहाँ पे ये एक स्पेस टाइम कर्व था, अब वो इस कर्व की वजह से ना बेंड हो गई, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से बेंड होके वो ज़मीन की सरफेस पर डिटेक्ट की गई, ठीक है। अब जो ज़मीन की सरफेस पे डिटेक्शन हुई ना, उसकी जो वैल्यू थी वो आइंस्टाइन के मुताबिक आई थी, न्यूटन के मुताबिक नहीं आई थी। मतलब आंसर जो आया था वो ट्वाइस आया था, ठीक है। तो अब ये एक साइंटिफिक ट्रियम्फ थी, एक साइंटिफिक फतह थी आइंस्टाइन की थ्योरी की, जो कि 1919 में प्रूव हुई थी। तो बेसिकली जो आइंस्टाइन का जो थियरी थी ग्रेविटेशन के बारे में, वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड थियरी थी एज़ कम्पेयर टू न्यूटन ने इसकी बेस तो दी थी, लेकिन वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसको बाद में आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। ये कुछ रीजंस थी हमारे पास न्यूटन और आइंस्टाइन की थियरी में, जो कि हमने एक्सप्लेन कर दी कि न्यूटन ने अगर बेस दी थी तो उसको हम आइंस्टाइन ने कैसे प्रूव किया। बेसिकली जो आइंस्टाइन था वो न्यूटन को अपना उस्ताद भी मानता था, तो उसने अपने उस्ताद की करेक्शन भी की। तो इस लिहाज से जो आइंस्टाइन की थियरी थी वो वाइडली एक्सेप्टेड थियरी थी ग्रेविटेशन के बारे में।
सो होप सो ये टॉपिक अब समझ आ गया होगा। सो आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।